नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, गुड नाइट। कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है। बने रहें बढ़िया, पढ़ते रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बघेल सर यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वीडियो को देखने और बने रहने के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए 10वीं क्लास की जो पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का टॉपिक हम पढ़ाएंगे। इसलिए पिछले वाले वीडियो में हमने जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बता दिए थे। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अगला प्रकार जो है वो हमारे पास आ रहा है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में चौथा प्रकार है वो है द्विविस्थापन। पहले हमने पीछे वाले में विस्थापन पढ़ाया था, यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्रिया भी अवक्षेपण क्रिया कहलाती है, आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये 2-3 नामों से जानी जाती है। हालांकि आपको 10th की क्लास में इस नाम से अभिक्रिया नहीं मिलेगी, इस नाम से अभिक्रिया मिलेगी द्विविस्थापन। ये जो अभिक्रियाएँ हैं वो आपको अगले वाले पाठों में मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। इसमें हमने डाल दिया BaCl2, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ये भी दोनों कैसे हैं, एक्वस सॉल्यूशन है। जब इनकी आपस की क्रिया होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हमें बनेगा NaCl + BaSO4। अब यहाँ पर ये जो आएगा वो एक्वस में आएगा, ये जो आएगा वो सॉलिड में आएगा। और सॉलिड का मतलब इसके अवक्षेप बनते हैं। क्या बनते हैं इसके? अवक्षेप। और ये अवक्षेप क्या है, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसलिए हमने इनको तीर लगा दिया। इसका नाम हो गया बेरियम सल्फेट, इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अब हुआ क्या कि ये जो आयन है, इन आयनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए, SO4 वहाँ के जहाँ था वहीं के वहीं है, Cl जहाँ था वहीं के वहीं है। केवल हमारा क्या हुआ, Na आयन सोडियम आयन जो है वो Ba के पास पहुँच गए, और Ba जो है वो सोडियम के पास पहुँच गए। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे। इस रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे, बैलेंस वाली बात मैंने बताई है। यहाँ पर देखिए सोडियम, उस समय हमारे पास क्या था, सोडियम यहाँ पर 1 था और यहाँ सोडियम 2 थे। तो हमें बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा कर देना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले जो है टेंट्राइलिक विधि में आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है समीकरण जो है बन गई। और इस समीकरण में क्या है, इस समीकरण में आपको ये जो अभिक्रियाएँ हैं वो इस तरीके से आपको लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, इसका आयन इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया और इसका आयन जो है वो इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो इसका धनायन इसके द्वारा और इसका धनायन इसके द्वारा रिप्लेसमेंट हो गया। तो हमारी अभिक्रिया क्या बन रही है, NaCl + BaSO4। ये आयनिक अभिक्रिया हैं। आयनिक अभिक्रियाओं का मतलब ये टूट जाती हैं किस में, 2Na+ में प्लस SO4 2- में, प्लस यहाँ पर क्या होगा Ba2+ + 2Cl-। एरो हमारे पास क्या बनेगा, विपरीत आयन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका धनायन इसका ऋणायन और इसका धनायन इसका ऋणायन एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl + BaSO4। ठीक है, BaSO4 बन जाएगा।
तो ये हमारे पास 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 Na 2 Cl है, तो NaCl जो बनता है उसमें हमारे पास क्या है, संयुक्त करने के लिए यानी पूरे करने के लिए हम 2 का उसमें गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके का हमारी ये जो रिएक्शन है वो क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा ये होगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएँ या वे आयनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक अणुओं के बीच आयन, धनायन या ऋणायन आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के स्थान को प्रतिस्थापित करते हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक अणुओं के आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, और एक दूसरे के प्रतिस्थापन से जो अभिक्रिया बनती है उस अभिक्रिया को कहते हैं हम द्वि विस्थापन। एक दूसरे के स्थान को विस्थापित करना ही क्या कहलाती है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रियाएँ हैं। इस प्रकार की बहुत सारी और भी अभिक्रियाएँ हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस प्रकार के ये उदाहरण देखेंगे। ये क्रिया जो है बहुत फास्ट होती है। ये क्रियाएँ कैसी हैं, बहुत फास्ट हैं, क्योंकि ये क्रिया किसके बीच हो रही हैं, आयनों के बीच हो रही हैं। तो आयनों के बीच होने के कारण इन अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप जो बनते हैं इन अवक्षेपकों को नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया में हमारे दैनिक जीवन का एक एग्जाम्पल है कि जब हम दूध में नींबू डालते हैं, जब हम दूध में नींबू निचोड़ते हैं तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, और दूध फट जाता है तो पनीर बनती है, वो नीचे बैठ जाती है। यानी इसका मतलब है पनीर के क्या बनते हैं, अवक्षेप। दूध में अवक्षेप बनते हैं, वो पनीर नीचे बैठ जाती है, पानी पानी रह जाता है। तो ये एक्वस विलयन में रह गए और ये ठोस अवस्था में आ जाते हैं। यह क्रिया जो है वो दूध वाली, वो भी हमारी इसी बेस पर आधारित है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। और वो जो अभिक्रिया है वो बहुत फास्ट होती है। यानी जैसे ही दूध के अंदर नींबू निचोड़ेंगे, दूध भी जैसे वैसे के वैसे ही दूध फट जाएगा। यानी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने नींबू डाला और कितनी देर में दूध फटा, फटने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसी अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएँ होती हैं, फास्ट अभिक्रियाएँ होती हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएँ होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। इसके बाद अभिक्रिया आती है 5वें प्रकार की। वो 5वें प्रकार की अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण, और अपचयन, और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आप पढ़ेंगे। इनके हम आपके एक पॉइंट लिख दे रहे हैं। पदार्थ से पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, अगर पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ रहा है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर दूसरा आएगा पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना। पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना। तीसरा पॉइंट कौन सा है, पदार्थ में ऋणावेशित परमाणु का जुड़ना। चौथा पॉइंट क्या है, पदार्थ से धनावेशित परमाणु का निकलना। धनावेशित परमाणु का निकलना। पांचवा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। छठा पॉइंट क्या है, धनावेश में वृद्धि। धनावेश में वृद्धि। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं इनके। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो ऑक्सीकरण के हैं। यानी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना योग ऑक्सीकरण कहलाता है। पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है।
पदार्थ से ऋणावेशित परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। पदार्थ से ऋणावेशित धनावेशित परमाणु का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। धनावेश में वृद्धि भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और ठीक इसकी उल्टी अभिक्रियाएं जो है वो हमारी क्या कहलाएंगी, अपचयन की कहलाएंगी। तो ये तो हमारे कितने हो गए ऑक्सीकरण के। अब हम अपचयन के लिए क्या लेंगे, ठीक है, ये तो हमारे किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए। अब अपचयन के लिए क्या लेंगे, अपचयन का हो गया यहाँ से, पॉइंट यही रहेंगे, पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे निकलना, यहाँ निकलना की जगह लिख देंगे जुड़ना। यहाँ लिख रहा है निकलना, यहाँ लिख देंगे जुड़ना। यहाँ लिख रहा है जुड़ना, यहाँ लिख देंगे निकलना। यहाँ वृद्धि की जगह लिख देंगे कमी। यहाँ लिखेंगे निकलना का मतलब जुड़ना। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट जो है वो किसके हो जाएंगे, आपके अपचयन के हो जाएंगे। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम अभिक्रियाएं लेते हैं। तो अभिक्रिया देखिए क्या क्या है इसकी। अभिक्रिया है जैसे C+O2 बराबर CO2, अर्थात इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई। यहाँ कार्बन में कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कार्बन में 2 ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए कार्बन का क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीकरण। ठीक है, जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा अपचयन। इसका क्या हो जाएगा अपचयन। दूसरी अभिक्रिया ले ली हमने Cu+O2 एरो CuO। अब Cu हो गया, कॉपर से कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो क्या हो गया इसका ऑक्सीकरण। और ऊपर वाली में क्या हो जाएगा अपचयन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। अगला जो हमारा दिया है CuO+H2 ओरो, ये हमारे पास हो गया Cu+H2O। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ से क्या जुड़ गई आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाएगा ऑक्सीकरण। और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई निकल गई, तो इसका क्या हो गया इसमें अपचयन। तो अगर आपको एक चीज़ मिल जाए तो दूसरे चीज़ में क्या होता है अपचयन हो जाता है। एक ऑक्सीकरण ढूंढ लिया तो दूसरे में अपचयन होगा, दूसरा अपचयन ढूंढ लिया तो अगले वाले में क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो गया। तो अगले देखिए रिएक्शन कौन कौन सी आपकी हैं, ये तो मैंने आपको करा दिया है। अगला यहाँ पर लिखा है एक और अभिक्रिया है ZNO+C एरो हमें क्या मिलेगा Zn+Co। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के साथ में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ जुड़ गई, तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका हो गया आपका अपचयन। तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो ऑक्सीकरण अपचयन दिखाती हैं। ठीक है, तो आपको केवल अगर ऑक्सीकरण दिखाना हो, जैसे मैंने इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण ही ऑक्सीकरण दिखाना है, अपचयन नहीं दिखाना है, तो हमें केवल यही दिखानी है और कोई बात दिखानी नहीं है। ऑक्सीकरण दिखाना है तो ऑक्सीकरण का तीर बता देंगे, अपचयन दिखाना है तो अपचयन का तीर दिखा देंगे, ऑक्सीकरण दिखाना है ऑक्सीकरण का दिखाएंगे, अपचयन दिखाना है अपचयन का दिखाएंगे। तो ये सारी की सारी रिएक्शनें कैसी हैं, ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन है। अब हम आपको बता दें अगली रिएक्शन जो आती है वो है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया। अब रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिडॉक्स का मतलब होता है REDOX, रिडॉक्स यानी इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण, और इसका मतलब होता है अपचयन। तो इसमें का मतलब है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों
एक साथ होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएँ हमारी सारी की सारी जो है वो कैसी हैं, सारी की सारी रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ हो गई। इसके बाद आपकी 2 रिएक्शन और आती हैं। वो 2 रिएक्शनें कौन सी हैं, इसके बाद आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। वो है दूसरी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की परिभाषा पढ़ेंगे। शेपी का मतलब होता है निकालना, शेपी का मतलब क्या है, निकालना, और शोषी का मतलब होता है लेना। कि बेरासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक अणुओं से उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी बेरासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक अणुओं से उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास CaO प्लस H2O, है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस यहाँ से मिलेगी ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया कैसी हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। क्या हुई अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी हुई, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद बनने के साथ साथ ये हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो अभिकारकों के साथ उत्पाद बनने के साथ, यानी अभिकारक से उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है CH4 प्लस O2, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें CO2 प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर हमें H2O प्राप्त होगा, प्लस हमें यहाँ पर ऊष्मा प्राप्त होगी। तो इसमें क्या हुआ है, अभिक्रिया के साथ साथ, यानी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो जब ऊष्मा प्राप्त होती है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी के साथ और आप देखेंगे, वो देखिए हमारे पास क्या है, C6H12O6 प्लस O2 एरो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्राप्त होगी, और इसके साथ ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है, O2 भी प्राप्त होती है, फिर आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। तो देखिए बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं से उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, केवल ऊष्मा प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या कर रही हैं, ऊष्मा दे रही हैं। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को। बैलेंस करने का कार्बन यहाँ पर 6 है, हमने यहाँ पर 6 का गुणा कर दिया, 6 कार्बन पूरे हो गए। हाइड्रोजन हमारे 12 हैं, यहाँ पर हमने 6 का गुणा कर दिया, हमारे हाइड्रोजन 12 हो गए। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन पूरे करने हैं। तो ऑक्सीजन पूरे करने के लिए क्या करेंगे, हम O2 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ये रहे, यहाँ देखिए 6 ये रहे, 12 6 18 हो गए, 18 और 2 20 मान ले रहे हैं। 20 में हमारे पास कितने हैं, 6 निकल गए। अब 6 निकल गए तो बच्चे कितने, 14। यहाँ बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 का गुणा कर लें, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 में कितने करें, 6 दूनी 12, 12 6 18 पूरे हो गए। लेकिन अभी ये ऑक्सीजन को प्राप्त हो रही है, तो इस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें
हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें 12 का गुणा कर दो। जब इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो गए, 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 में 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 निकल गए। आगे कितने बचे, फिर नहीं बचेगा इसमें, सॉरी इसमें बचेगा नहीं, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे हम O2 लेंगे और O2 हमारे पास कितना हो गया 6, 12 6 18, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 में से निकल गए कितने 12, 6 निकल गए, बचे 12, 6 का गुणा कर दिया। ये आपकी रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होने की CO2 प्राप्त होता है। इसका जस्ट उल्टी अभिक्रिया हो जाती है तो वहाँ आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या मिल रही है, हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अगली अभिक्रिया है वो हमारी है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी का मतलब क्या है कि ऊष्मा सोख रही हो। तो सोखेगी ऊष्मा कब, जब हमने लिया CaCO3 और CaCO3 को CaO में प्लस CO2 में तोड़ना होगा, तो हमें यहाँ पर माइनस की ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऐसी अभिक्रियाएँ कैसी हैं आपकी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसको अभिक्रिया कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये ऊष्मा सेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। अगली इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग है वो है संसारक। संसारक, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है जिस पात्र में अभिक्रिया कराई जाती है वो पात्र ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है, ठंडा। और ये कैसा हो जाता है, गर्म। जब इसमें क्रिया कराई जाती है तो ये पूरा जो सिस्टम है वो गर्म हो जाता है, अपने आप गर्म हो जाता है, हमें गर्म करना नहीं पड़ता है। और ये अपने आप ठंडा हो जाता है, हमें ठंडा करना नहीं पड़ता है। जैसे आपने कभी भी सुपारी खाई हो, सुपारी खाते हैं तो सुपारी खाने से क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जो क्रिया होती है वो ऊष्मा शोषी है, यानी हमारा मुंह कैसा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। इसमें हम देखते हैं क्या कि जब हम मिर्च खाते हैं, मिर्च है ना, जब हम मिर्च खाते हैं तो हमारे मुंह में जो है वो गर्मी सी लगती है, गर्मी महसूस होती है, गर्म हो जाता है मुंह, इसलिए हमें मिर्च जो है ज़्यादा चटती है। तो ये क्रिया कैसी हो जाती है, ऊष्मा शोषी। ये क्रिया कैसी होती है, ऊष्मा, ये सेपी है, ये ऊष्मा शोषी है। इसमें ठंडा हो जाता है, इसमें गर्म हो जाता है। ये अभिक्रिया क्या है, संसारक है। इसका मतलब है ये क्रियाशील धातुओं में, किसमें, क्रियाशील धातु, नमी, वायु के खुले वातावरण में, खुले वातावरण में रखने पर उनके ऊपर एक ऑक्साइड परत बन जाती है, परत बन जाती है, जिसे संसारक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संसारक कहते हैं। इसका मतलब, संसारक का मतलब लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, यानी जो लोहे में जंग लगती है वो क्रिया क्या है, हमारी एक संसारक क्रिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद आते हैं, और अब संसारक में क्या होता है कि वस्तुएं, जो क्रियाशील वस्तुएं हैं वो हमारी दुर्गंध भी देने लगती हैं, बदबू देने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। तो ये सारी घटनाएं इसी संसारक क्रिया के कारण होती है। जैसे हमारा भोजन खराब होने लगता है, सब्जी खराब होने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, तो ये सब किसके कारण होता है, जंग लगने के कारण होता है। यानी इसमें संसारक क्रिया होने के कारण होता है। ऑक्सीकरण क्रिया हो जाती है जिससे वो खराब होने लगती हैं। अच्छा, इनको रोकने के लिए क्या है, इनका रोकने का उपाय क्या है, आप जानते हैं, इनके ऊपर जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे हमारे चांदी के हम आभूषण पहनते हैं, तो चांदी के आभूषण जो है वो कुछ समय पश्चात काले हो जाते हैं। जब वो कुछ समय पश्चात काले हो जाते हैं तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, एक लेयर जम जाती है। कॉपर का जो हमारा पात्र होता है, पानी वाला कॉपर का पात्र, उस कॉपर के पात्र में आप पानी भर के रख दें, नहीं रखें तो 2-3 दिन बाद देखेंगे उसकी सतह होती है वो कैसी हो जाती है, धूमिल हो जाती है। ऐसे ही हमारा क्या होता है,
पीतल के अंदर होता है। पीतल में हम पानी भर के रख दें तो उसकी अंदर वाली सतह जहाँ जहाँ पानी रखा था वहाँ की सतह काली हो जाती है, क्योंकि वो नमी से क्या करने लगते हैं, क्रिया करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये क्रियाओं को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, प्लास्टिक के कवर चढ़ा देते हैं, या फिर हम उस पर जो है पेंट कर देते हैं। तो ये संक्षारक क्रिया जो है वो रुक जाती है, क्योंकि उससे नमी और वायु जो है उसके संपर्क में नहीं आ पाती है। अगला इसी में क्या है कि जब हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन और नमी मिल जाती है, जिससे वो ख़राब करने की स्थिति में चले जाते हैं। अगर हमें उनको सुरक्षित रखना है तो हम क्या करते हैं, उनमें अक्रियाशील वातावरण उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पैकेट, जिसका चिप्स का पैकेट में, चिप्स के पैकेट में यानी चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। अगर आप चिप्स की थैली जब तक पैक रहेगी तब तक जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं चिप्स की थैलियों में वो बिल्कुल सुरक्षित बने रहेंगे। और अगर हम उसके चिप्स की थैली फाड़ देंगे और फाड़ करके रख देंगे तो जो नमी है, वायुमंडल है, वायुमंडल की नमी और वायु जो है वो चिप्स की थैली के अंदर घुस जाएगी और चिप्स या थैली के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ भरे रखे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो ये सवाल जो है वो पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है, क्योंकि वो जो गैस है वो अक्रियाशील है और यहाँ पर किसी भी पदार्थ को क्रिया आपस में करने नहीं देती है। ठीक है, तो ये पाठ आपका इस हेडिंग के साथ समाप्त हो गया। अगले पाठ में आप अगले वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।